पेश है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना सिलए मातम। ये पहली बार कहानियों के उनके मुख्तसर मजमूए सोज़े वतन में जून जुलाई 1908 में शाया हुआ था। आज 3 साल गुजर गए। शाम का वक्त था। मैं यूनिवर्सिटी हॉल से खुश खुश चला आ रहा था। मेरे सदा दोस्त मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। फ़र्ते मुसर्रत से मेरी बाछी खिली जाती थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी आरज़ू कि मैं एमए पास हो जाऊं पूरी हो गई थी, और ऐसी खूबी से जिसकी मुझको मुतलिक उम्मीद न थी। मेरा नंबर अव्वल था। वाइस चांसलर साहब ने खुद मुझसे हाथ मिलाया था और मुस्कुराकर फरमाया था कि खुदा तुम्हें आला कामों की तौफीक दे। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। मैं नौजवान था, शकील था, तंदुरुस्त था। मालो ज़र की ना मुझे ख्वाहिश और ना कुछ कमी थी। वालिदैन बहुत कुछ छोड़ गए थे। दुनिया में सच्ची खुशी मैसर होने के लिए जिन असबाब की ज़रूरत थी वो सब मुझे हासिल थे, और सबसे बढ़कर पहलू में एक हौसलामंद दिल था जो नामो नमूद हासिल करने के लिए बेकरार हो रहा था। घर पर आया। अहबाब ने यहाँ भी पीछा ना छोड़ा। दावत की ठहरी। दोस्तों की खातिर और मदारात में 12 बज गए। लेता तो बेख्तियार ख्याल मिस लीलावती की तरफ जा पहुँचा, जो मेरे पड़ोस में रहती थी और जिसने मेरे साथ बीए का डिप्लोमा हासिल किया था। खुशकिस्मत होगा वो शख्स जो मिस लीला को ब्याहेगा। कैसी हसीन है, कैसी खुश मिजाज। मैं कभी कभी उसके यहाँ प्रोफेसर साहब से फ़लसफ़े में मदद लेने के लिए जाया करता था। वो दिन मुबारक होता था जब प्रोफेसर साहब घर पर ना मिलते। मिस लीला मेरे साथ बड़े तपाक से पेश आती थी, और मुझे ऐसा मालूम होता था कि मैं हज़रत मसीह की पनाह में आ जाऊँ तो उसे मुझे अपनी शोहरी में कबूल करने से इनकार ना होगा। वो शैली, बायरन और कीट की आशिक थी, और मेरा मजाक भी बिल्कुल उसके हमरंग था। जब हम तना होते तो अक्सर मोहब्बत पर बहस करने लगते थे। उसके मुंह से जज्बे आमेज़ बातें सुन कर मेरे दिल में गुदगुदी पैदा होने लगती थी। मगर अफसोस मैं अपना मालिक न था। मेरी शादी एक मोअज़्ज़ज़ घराने में कर दी गई थी, और अगरचे मैं अभी तक अपनी बीवी की सूरत से भी नाआशना था, मगर मुझे बजाय शक के यकीन कामिल था कि मुझे उसकी सोबत में वो लुत्फ़ नहीं आ सकता जो मिस लीला की सोबत में मुमकिन है। शादी हुए 2 साल हो चुके थे, मगर उसने मेरे पास एक ख़त भी ना लिखा था। मैंने 2-3 ख़त लिखे भी, मगर किसी का जवाब ना मिला। इससे मुझे ये शक हो गया कि उसकी तालीम भी वाजिबी ही होगी। क्या मैं उस लड़की के साथ ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हूँगा? इस सवाल ने मेरे उन तमाम हवाई किरणों को ढा दिया जो मैंने अभी अभी बनाए थे। क्या मैं मिस लीला से हमेशा के लिए हाथ धो लूँ? नामुमकिन है। मैं कुमुदनी को छोड़ दूँगा, मैं अपने यगानों से नाता तोड़ लूँगा, मैं रुस्वा होऊंगा, मैं ख्वार होऊंगा, मगर मिस लीला को ज़रूर अपना शरीक हाल बनाऊंगा। इन्हीं ख्यालात से मुअस्सर होकर मैंने अपनी डायरी लिखी और उसे मेज़ पर खुला छोड़कर बिस्तर पर लेट रहा, और सोचते सोचते सो गया। सवेरे उठकर देखता हूँ तो बाबू निरंजन दास मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हैं। उनके हाथ में डायरी थी जिसमें बगौर पढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही मैं फरते शौक से लिपट गया। अफसोस, अब उस फरिश्ता सिफत नौजवान की सूरत देखनी नसीब न होगी। बेहंगाम मौत ने उसे हमसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। वो कुमुदनी के हकीकी भाई थे, नहायत वजी और शकील और हंसमुख। सिन मुझसे 2 ही 4 साल ज़्यादा था। अच्छे ओहदे पर मुमताज़ थे। कुछ दिनों से इसी शहर में तब्दील होकर आ गए थे। मेरी और उनकी गाढ़ी दोस्ती हो गई थी। मैंने पूछा, क्या तुमने डायरी पढ़ ली? निरंजन, हाँ। मैं, मगर कुमुदनी से कुछ ना कहना। निरंजन, बहुत अच्छा, ना कहूँगा। मैं, इस वक्त किस सोच में हो? मेरा डिप्लोमा देखा? निरंजन, घर से ख़त आया है, वालिद बीमार हैं, 2-3 दिन में जाने वाला हूँ। मैं, शौक़ से जाइए, ईश्वर उन्हें सेहत जल्द बख्शे। निरंजन, तुम भी चलोगे? ना मालूम कैसा पढ़े कैसा ना पढ़े। मैं, मुझे इस वक्त माफ़ी रखो। निरंजन दास ये कहकर चले गए। मैंने हजामत दुरुस्त करके कपड़े बदले और मिस लीलावती से मिलने के इश्तियाक में चला। वहाँ जाकर देखा तो कुफ्र पड़ा हुआ है। मालूम हुआ कि मिस साहिबा की तबीयत 2-3 दिन से ख़राब थी। तब्दील आबो हवा के लिए नैनीताल चली गई हैं। अफसोस, मैं हाथ मलकर रह गया। क्या लीला मुझसे नाराज़ थी? उसने मुझे क्यों इत्तला न दी? लीला, क्या तू बेवफा है? तुझसे बेवफाई की उम्मीद न थी। फ़ौरन मुसम्मा में इरादा कर लिया कि आज डाक से नैनीताल चल दूँ। मगर घर आया तो लीला का ख़त मिला। काँपते हुए हाथों से ख़त खोला। लिखा था, मैं बीमार हूँ, मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि प्लेग है। जब तक तुम आओगे गालिबन मेरा किस्सा तमाम हो जाएगा। आखिरी वक्त तुमसे ना मिलने का सख्त सदमा है। मेरी याद दिल में कायम रखना। मुझे सख्त अफसोस है कि तुमसे मिलकर नहीं आई। मेरा कसूर माफ़ करना और अपनी बदकिस्मत लैला को भुला मत देना। ख़त मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा। दुनिया आँखों में तारीक हो गई। मुँह से एक सर्द आह निकली।
बिला एक लम्हा ज़ाय किए हुए मैंने बिस्तर बांधा और नैनीताल चलने के लिए तैयार हो गया। घर से निकला ही था कि प्रोफेसर बोस से मुलाकात हो गई। कॉलेज से चले आ रहे थे, चेहरा मखमूम था। मुझे देखकर उन्होंने जेब से एक तार निकालकर मेरे सामने फेंक दिया। मेरा कलेजा धक से हो गया, आंखों में अंधेरा छा गया। तार कौन उठाता है? और हाय करके बैठ गया। लीला, तू इतनी जल्द मुझसे जुदा हो गई? मैं रोता हुआ घर आया और चारपाई पर मुंह ढांपकर खूब रोया। नैनीताल जाने का इरादा मस्क हो गया। 10-12 दिन तक मैं वहशत के आलम में इधर उधर घूमता रहा। दोस्तों की सलाह हुई कि चंद रोज़ के लिए कहीं घूमने चले जाओ। मेरे दिल में भी यह बात जम गई। निकल खड़ा हुआ और 2 महीने तक विंध्याचल, पारसनाथ वगैरह पहाड़ियों में सरगर्दा फिरता रहा। बारे नए मकामात और मनाजिर की सैर से तबीयत को ज़रा तस्कीन हुई। मैं आबू में था जब मेरे नाम तार पहुंचा कि कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसरी पर नामज़द किया गया हूँ। जी तो ना चाहता था कि इस शहर में आऊँ, मगर प्रिंसिपल के ख़त ने मजबूर कर दिया। नाचार लौटा और अपने फ़राइज़ अंजाम देने लगा। जिंदा दिली नाम को ना बाकी रही थी। दोस्तों की सोबत से भागता और हंसी मजाक से तबीयत नफूर होती। एक रोज़ शाम के वक्त मैं अंधेरे कमरे में लेटा हुआ आलम ख्याल की सैर कर रहा था कि सामने वाले मकान से गाने की आवाज़ आई। आह, क्या आवाज़ थी! तीर की तरह दिल में चुभी जाती थी। लहजा कैसा दिक्कत आमेज था। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि नगमों में क्या असर है। तमाम रोंगटे खड़े हो गए, कलेजा महसूसने लगा और दिल पर एक अजीब हसरतनाक कैफियत तारी हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे। हाय, ये लीला का प्यारा गीत था। पिया मिलन है कठिन बावरी, पिया मिलन है कठिन बावरी। मुझसे जब्त न हो सका। मैं एक वहशत के आलम में उठा और जाकर सामने वाले मकान का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे उस वक्त ये तमीज़ न थी कि एक अजनबी आदमी के मकान पर आग खड़े हो जाना और उसकी खिलवत में मुखिल होना इंतहा दर्जे की बदतहजीबी है। एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे खड़े देखकर लपकी हुई अंदर गई। मैं भी उसके साथ चला गया। दहलीज तय करते ही एक वसी कमरे में पहुंचा। उस पर एक सफ़ेद फर्श बिछा हुआ था। गाँव तकिए भी रखे हुए थे। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीर आवेज़ा थीं और एक 16-17 साल का सब्ज़ा आगाज़ नौजवान मसनद के करीब बैठा हुआ हारमोनियम पर गा रहा था। मैं कसम खा सकता हूँ कि ऐसा वजी नौजवान मेरी नज़रों से कभी नहीं गुजरा। वज़ा व क़तर से सिख मालूम होता था। मुझे देखते ही चौंक पड़ा और हारमोनियम छोड़कर खड़ा हो गया। शर्म से सर झुका लिया और कुछ घबराया हुआ सा नज़र आने लगा। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको बड़ी तकलीफ़ दी। आप इस फ़न के उस्ताद मालूम होते हैं। खुसूसन जो चीज़ अभी आप गा रहे थे वो मुझे पसंद है। नौजवान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर सर नीचा कर लिया और होठों में कुछ अपनी बदमश्की का इजहार किया। मैंने फिर पूछा, आप यहाँ कब से मुकीम हैं? नौजवान, 3 महीने करीब होता है। मैं, इसमें शरीफ? नौजवान, मुझे महर सिंह कहते हैं। मैं बैठ गया और गुस्ताखाना बेतकल्लुफ़ी से महर सिंह का हाथ पकड़कर बिठा दिया और फिर माजरत मांगी। उस वक्त की गुफ्तगू से मालूम हुआ कि वो पंजाब का बाशिंदा है और यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है। शायद डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि पंजाब की आबो हवा उसके मुवाफिक नहीं है। मैं दिल में तो झेपा कि एक स्कूल के लड़के के साथ बैठकर ऐसी बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रहा हूँ, मगर नगमे के इश्तियाक ने इस ख्याल को रहने दिया। रस्मी तारुफ के बाद मैंने फिर इल्तिजा की कि वही चीज़ छेड़ी है महर सिंह। महर सिंह ने आंखें नीची करके जवाब दिया कि मैं अभी बिल्कुल नौ मश्क हूँ। मैं, ये तो आप अपनी ज़बान कहिए। महर सिंह झेप कर, आप कुछ फरमाएं, हारमोनियम हाजिर है। मैं इस फ़न से मुतलिक बेबहर हूँ, वरना आपकी फरमाइश की ज़रूर तामील करता। उसके बाद मैंने हरचंद इसरार किया, मगर महर सिंह झेपता रहा। मुझे खलकतन तकल्लुफ़ से नफ़रत है। हालांकि उस वक्त मुझे तुर्श होने का कोई हक़ न था, मगर मैंने देखा कि ये किसी तरह ना मानेगा तो ज़रा रुखाई से बोला, खैर जाने दीजिए, मुझे अफसोस है कि मैंने आपका बहुत वक्त ज़ाय किया, माफ़ कीजिए। ये कहकर उठ खड़ा हुआ। मेरी रोनी सूरत देखकर शायद महर सिंह को वक्त रहम आ गया। उसने झेंपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आप तो नाराज़ हुए जाते हैं। मुझे आपसे नाराज़ होने का कोई हक़ नहीं। महर सिंह, अच्छा बैठ जाइए, मैं आपकी फरमाइश की तामील करूँगा, मगर मैं अभी बिल्कुल नौ मश्क हूँ। मैं बैठ गया और महर सिंह ने हारमोनियम पर वही गीत अलापना शुरू किया, पिया मिलन है कठिन बावरी। कैसी सुरीली तान थी, कैसी दिलकश आवाज़, कैसा बेचैन करने वाला जज्बा। उसके गले में वो रस था जिसका बयान नहीं हो सकता। मैंने देखा कि गाते गाते खुद उसकी आंखों में आंसू भर आए।
मुझ पर उस वक्त एक दिलपसंद ख्वाब की सी कैफियत तारी थी। एक नहायत शीरीन, नाजुक, दर्दनाक मगर काबिल बयान असर दिल पर हो रहा था। एक पुरफजा सब्ज़ाज़ार का नक्शा आंखों के सामने खिंच गया और लीला सब्ज़ाज़ार पर बैठी हुई मेरी तरफ हसरतनाक निगाहों से ताक रही थी। मैंने एक लंबी आह भरी और बिला कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। उस वक्त मेहर सिंह ने मेरी तरफ ताका। उसकी आंखों में मोती के कतरे डबडबाए हुए थे और बोला, कभी कभी तशरीफ़ लाया कीजिएगा। मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। रफ्ता रफ्ता मेरी ये हालत हो गई कि जब तक मेहर सिंह के यहाँ जाकर 2-4 नगमे ना सुन लूँ जी को चैन ना आता। शाम हुई और मैं जा पहुँचा। कुछ देर तक नगमा सराइयों की बहार लूटता, तब उसे पढ़ाता। ऐसे ज़हीन और समझदार लड़के को पढ़ाने में मुझे ख़ास मज़ा आता था। मालूम होता था मेरी एक एक बात उसके दिल पर नक्श हो रही है। जब तक मैं पढ़ाता वो हमातन गोश बना बैठा रहता। जब उसे देखता, पढ़ने लिखने में महव पाता। साल भर में अपने जहन खुदादाद के बदौलत उसने अंग्रेज़ी में अच्छी इस्तेदाद हासिल कर ली थी। मामूली चिट्ठियाँ लिखने लगा और दूसरा साल गुजरते गुजरते वो अपने स्कूल के कुल तलबा से बाजी ले गया। जितने मुदर्रिस थे सब उसकी ज़कावत पर अशश करते और सीधा नेक चलन ऐसा कि कभी झूठ मूठ भी किसी ने उसकी शिकायत नहीं की। वो सारे स्कूल की उम्मीद और रौनक था, लेकिन बावजूद सिख होने के उसे खेल कूद से रग़बत न थी। मैंने उसे कभी क्रिकेट में नहीं देखा। शाम होते ही सीधा घर चला आता और नविश्त व ख्वांद में मसरूफ़ हो जाता। मैं रफ्ता रफ्ता उससे ऐसा मानूस हो गया कि बजाय शागिर्द के दोस्त समझने लगा। सिन के लिहाज से उसकी समझ हैरत अंगेज़ थी। देखने में 16-17 साल से ज़ायद न मालूम होता था, मगर जब कभी मैं रवानी में आकर दकीक शायराना ख़यालात और नाजुक जज्बात उसके सामने तशरीह करता तो मुझे उसके बुशरे से ऐसा मालूम होता कि वह एक नुक्ते को समझ रहा है। एक दिन मैंने उससे पूछा, मेहर सिंह तुम्हारी शादी हो गई है? मेहर सिंह ने शर्मा का जवाब दिया, अभी नहीं। मैं, तुम्हें कैसी औरत पसंद है? मेहर सिंह, मैं शादी करूँगा ही नहीं। मैं, क्यों? मेहर सिंह, मुझ जैसे जाहिल मुतलिक के साथ शादी करना कोई औरत पसंद ना करेगी। मैं, बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे जो तुमसे ज़्यादा लायक हों या तुमसे ज़्यादा समझ रखते हों। मेहर सिंह ने मेरी तरफ हैरत से देखकर कहा, आप दिल लगी करते हैं। मैं, दिल लगी नहीं, मैं सच कहता हूँ। मुझे खुद हैरत होती है कि तुम इतने कम दिनों में तुमने इतनी इस्तेदाद क्यों पैदा कर ली। अभी तुम्हें अंग्रेज़ी शुरू किए हुए 3 बरस से ज़्यादा नहीं हुए। मेहर सिंह, क्या मैं किसी तालीम याफ्ता लेडी को खुश रख सकूँगा? मैं, जोश से, बेशक। गर्मी का मौसम था, मैं हवा खाने शिमला गया हुआ था। मेहर सिंह भी मेरे साथ था। वहाँ मैं बीमार पड़ा, चेचक निकल आई, तमाम जिस्म में आबले पड़ गए, पुष्ट के बल चारपाई पर पड़ा रहता। उस वक्त मेहर सिंह ने मेरे साथ जो एहसानात किए वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। डॉक्टरों की सख्त रुमानियत थी कि वो मेरे कमरे में ना आए, मगर मेहर सिंह 8 पहर मेरे ही पास बैठा रहता। मुझे खिलाता पिलाता, उठाता बिठाता, रात रात भर चारपाई के करीब बैठकर जागते रहना मेहर सिंह का ही काम था। हकीकी भाई भी इससे ज़्यादा खिदमत नहीं कर सकता। 1 महीना गुजर गया। मेरी हालत रोज़ बरोज़ गिरती जा रही थी। एक रोज़ मैंने डॉक्टर को मेहर सिंह से कहते हुए सुना, इनकी हालत नाजुक है। मुझे यकीन हो गया कि अब ना बचूंगा, मगर मेहर सिंह को कुछ ऐसी मुस्तकिल मिजाजी से मेरी तीमारदारी में मसरूफ़ था, गोया वो मुझे ज़बरदस्ती मौत के मुँह से बचाने लगा। एक रोज़ शाम के वक्त मैं कमरे में लेटा हुआ था कि किसी की सिसकी लेने की आवाज़ आई। वहाँ बजुज़ मेहर सिंह के और कोई न था। मैंने पूछा, मेहर सिंह तुम रोते हो? मेहर सिंह ने ज़ब्त करके कहा, नहीं, रोऊं क्यों? और मेरी तरफ बड़ी दर्दमंदाना निगाह से देखा। मैं, तुम्हारे सिसकने की आवाज़ आई। मेहर सिंह, वो कुछ बात न थी, घर की याद आ गई थी। मैं, सच बोलो। मेहर सिंह की आंखें फिर पुरनम हो गई। उसने मेज़ पर से आईना उठाकर मेरे सामने रख दिया। या नारायण, मैं खुद अपने तय पहचान ना कर सका। चेहरा इस कदर तब्दील हो गया था, रंगत बजाय सुर्ख के स्याह हो रही थी और चेचक के बदनुमा दागों ने सूरत मस्ख कर दी थी। अपनी ये हालत ज़ार देखकर मुझसे भी ज़ब्त ना हो सका और आंखें डबडबा गईं। वजाहत जिस पर मुझे इस कदर नाज था बिल्कुल रुखसत हो गई थी। मैं शिमला से वापस आने की तैयारी कर रहा था। मेहर सिंह उसी रोज़ मुझसे रुखसत होकर अपने घर चला गया था। मेरी तबीयत बहुत उचाट हो रही थी। असबाब सब बन चुका था। एक गाड़ी मेरे दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें से कौन उतरा? मिस लीला। मेरी आंखों को एतबार ना हुआ, हैरत से ताकने लगा। मिस लीलावती ने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया
और हाथ मिलाने को बढ़ाया। मैंने इज़्तिरारी तौर पर हाथ को बढ़ा दिया, मगर अभी तक यह यकीन नहीं हुआ था कि ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत है। लीला के रुखसारों पर वो सुर्खी तो ना थी, ना वो चुलबुलापन, बल्कि वो बहुत मतीन और जर्द हो रही थी। आखिर मेरी हैरत कम ना होते देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश करके कहा, तुम कैसे जेंटलमैन हो कि एक शरीफ लड़की को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देते। मैंने अंदर से कुर्सी लाकर उसके लिए रख दी, मगर अभी तक यही समझ रहा था कि ख्वाब देख रहा हूँ। लीलावती ने कहा, शायद तुम मुझे भूल गए हो। मैं भूल तो उम्र भर नहीं सकता, मगर आँखों का एतबार नहीं आता। लीला, तुम बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। मैं, तुम भी तो वो नहीं रही। मगर आखिर ये राज क्या है? क्या तुम जन्नत से लौट आई? लीला, मैं तो नैनीताल में अपने मामू के यहाँ थी। मैं, ओह, मुझे चिट्ठी किसने लिखी थी और तार किसने दिया था? लीला, मैंने ही। मैं, क्यों? तुमने मुझे ये धोखा क्यों दिया? शायद तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हारे मातम में कितनी तकलीफ उठाई है। मुझे उस वक्त एक अनोखा गुस्सा आया। फिर मेरे सामने क्यों आ गई? मर गई थी तो मरी रहती। लीला, इसमें मसलहत थी, मगर ये बातें तो फिर होती रहेंगी। आओ, इस वक्त तुम्हें अपने एक लेडी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराऊं। वो तुम्हारी मुलाकात की बहुत मुश्ताक हैं। मैंने ताज्जुब से पूछा, मेरी मुलाकात की? मगर लीलावती ने उसका कुछ जवाब ना दिया। मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी के सामने ले गई। उसमें एक नाज़नीन हिंदुस्तानी कपड़े पहने बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और हाथ बढ़ा दिया। मैंने लीला की तरफ अजीब निगाहों से देखा। लीला, क्या तुमने नहीं पहचाना? मैं, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको कभी नहीं देखा, और अगर देखा भी हो तो घूंघट की आड़ से कैसे पहचान सकता हूँ। लीला, ये तुम्हारी बीवी कुमुदनी है। मैंने हैरत के लहजे में कहा, कुमुदनी यहाँ? लीला, कुमुदनी, मुंह खोल दो और अपने प्यारे शौहर का खैर मकदम करो। कुमुदनी ने कांपते हुए हाथों से ज़रा सा घूंघट उठाया। लीला ने सारा मुंह खोल दिया और ऐसा मालूम हुआ गोया बादल से चांद निकल आया। मुझे ख्याल आया, मैंने ये चेहरा शायद कहीं देखा है। कहाँ? आहा, इसकी नाक पर तो वही तिल है, उंगली में वही अंगूठी भी है। लीला, क्या सोचते हो, पहचाना? मैं, मेरी कुछ अकल काम नहीं करती। यही हुलिया मेरे एक प्यारे दोस्त मेहर सिंह का है। लीला मुस्कुराकर, तुम तो हमेशा निगाह के तेज बनते थे, इतना भी नहीं पहचान सके? मैं खुशी से फूल उठा। कुमुदनी मेहर सिंह के भेष में। मैंने उसी वक्त गले से लगा लिया और खूब दिल खोल कर प्यार किया। उन चंद लम्हों में मुझे जो मसरत हासिल हुई, उसके मुकाबले में ज़िंदगी भर की खुशियाँ हेज हैं। हम आगोश थे। कुमुदनी, प्यारी कुमुदनी के मुंह से आवाज़ ना निकलती थी, हाँ, आँखों से अश्क जारी थे। मिस लीला बाहर खड़ी हमदर्दाना निगाहों से यह नज़ारा देख रही थी। मैंने उसके हाथों को बोसा देकर कहा, प्यारी लीला, तुम सच्ची देवी हो। हम जब तक जिएंगे तुम्हारे ममनून एहसान रहेंगे। लीला के चेहरे पर एक हल्का सा तबस्सुम दिखाई दिया। बोली, अब तो शायद तुम्हें मेरे मातम का काफ़ी सिला मिल गया।